अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड को। ये एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है और इसका तल्लुक पाकिस्तान का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप एंग्रो जो है उन कंपनी से। इनमें एंग्रो फर्टिलाइज़र भी है, फिर एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड, फिर इसके अलावा भी उनकी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो इनकी ये जो कंपनी है ये करंटली अंडर प्रेशर है काफ़ी डिफरेंट रीज़न्स की वजह से, जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो इस वीडियो में हमने एक तो इसका रिव्यू करना है, दूसरा ये देखना है कि अगर किसी के पास शेयर्स पड़े हुए हैं EPCL के तो वो उसको बेच देने चाहिए या उनको रखना चाहिए, और उसके अलावा फिर लास्ट में ये भी देखेंगे कि और परचेज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स वगैरह और रीज़न्स कि क्यों ये शेयर अंडर प्रेशर है इस टाइम पे। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड, इसकी प्राइस इस टाइम पे 35 रुपीज़ एंड 37 पैसे है। प्राइस पे हम वापस आते हैं और चीज़ें पहले देख लें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी EPS है, अर्निंग पर शेयर, जो कि पिछले 8 साल में और आई एम श्योर इवन बिफोर दैट ये हमेशा पॉजिटिव में रही है। लेकिन 2024 में आके फर्स्ट टाइम जो है ये नेगेटिव में जाना शुरू हुई है। पहले जो 2 क्वार्टर्स की रिपोर्ट्स आई थी उसमें अर्निंग पर शेयर -0.86 और -0.53 रिपोर्ट की गई थी। रीजंस बाद में देखते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा डिविडेंड्स भी ये पिछले कुछ सालों में अच्छा देते रहे, लेकिन ये ज़ाहिर है अब ये नेगेटिव में जब चले गए थे तो उसके बाद इन्होंने 2 क्वार्टर्स से डिविडेंड नहीं दिया। इससे पहले अगर हम देखें यहाँ पे आके तो ये 2023 के 4 क्वार्टर्स के 2022 में 4 क्वार्टर्स, फिर 2021 में भी आई एम श्योर इन्होंने 4 क्वार्टर्स का दिया होगा और उससे पहले भी देते थे। प्राइस पे वापस आ जाते हैं जो कि अभी तो 35 रुपये से थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 92 रुपीज़ तक भी गई थी। अगर मैं यहाँ पे 90 रुपीज़ तक गई थी, और इससे पहले तकरीबन आज से 5 साल पहले ये 24 रुपीज़ के करीब थी और आज की डेट में ये 35 रुपीज़ के करीब है, जो कि डेफिनेटली जो करंट अंडर प्रेशर है ये शेयर, इसकी EPS भी काफ़ी डाउन हुई हुई है क्योंकि ये जो लास्ट 2 क्वार्टर्स में इन्होंने नुकसान किया उसकी वजह से। इसकी रीज़न्स आगे देखते हैं, लेकिन अभी और चीज़ें देख लें। इसके अलावा डेब्ट पे अगर जाएं तो जो इनका लॉन्ग डेब्ट टू इक्विटी रेशो 95%, टोटल डेब्ट टू इक्विटी 136%, फिर इसके बाद लॉन्ग डेब्ट टू एसेट्स 45%, टोटल डेब्ट टू एसेट्स 65%। तो इनका डेब्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इनकी जो टोटल इक्विटी वैल्यू है उससे भी ज़्यादा है डेब्ट, और इसी तरह एसेट्स के लिहाज से भी उनका डेब्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस वक्त। प्रॉफिटेबिलिटी जो है इनकी, जो नेट मार्जिन वगैरह वो अभी 11.36 शो हो रहा है, लेकिन ये 2023 के 4th क्वार्टर तक है। अभी आई एम श्योर इससे भी नीचे बल्कि नेगेटिव में गया हुआ होगा, इसी वजह से ये नुकसान में है। अच्छा, डिविडेंड्स जैसा कि हमने देखा कि अब तो दे ही नहीं रहे, पहले दिए हैं इन्होंने पिछले 3 साल में। मसलन एक साल में तो 30% इन्होंने डिविडेंड दे दिया था, और ये 30% वो 10 रुपीज़ का जो होता है ये वो नहीं, ये प्रॉपर जो पूरा मसलन लाख इन्वेस्ट किया हुआ है अगर आपने तो उस पर 30,000, तो ये डिविडेंड यील्ड जो होती है ये वो है। तो इसी तरह लाख पे 19,000, लाख पे 14,000। तो अभी पिछले 3 साल से तो ये दे रहे थे, लेकिन अभी ये नुकसान में होने की वजह से अभी 2 क्वार्टर्स इन्होंने डिविडेंड भी नहीं दिया। ये कुछ इसकी करंट सूरत हाल है। अच्छा, अब रिसेंटली इनकी एक रिपोर्ट भी आई थी, जो कि हर कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स आती है, तो उसमें कुछ इन्होंने रीजंस बताई थी कि क्यों इनकी जो है वो अंडर प्रेशर है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इसको अगर हम समझ गए तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये कितने जल्दी बाउंस बैक कर सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो जो वो कह रहे हैं कि जो PVC की प्राइसेस हैं उन पे एक तो प्रेशर था क्योंकि वो उसकी डिमांड काफ़ी कम हुई हुई थी। उसके अलावा चाइना में एक कंस्ट्रक्शन को इनकरेज करने के लिए एक पैकेज दिया गया था, उसके बावजूद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि एक तो विंटर का सीज़न उधर प्रोलॉन्ग्ड हो गया था और लूनर न्यू ईयर
में शायद उनकी कोई हॉलीडेज़ वगैरह होती होंगी, तो उसकी वजह से उधर इतनी एक्टिविटी नहीं हो सकी इस क्वार्टर में। ये जो कि सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट है, तो वहाँ पे उसकी पीवीसी की डिमांड जो है फिर भी कम रही, तो उसकी वजह से उसकी प्राइसेस बहुत कम थी जो ये बना के बेच रहे थे पीवीसी। अच्छा, इसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ राइजिंग स्टील प्राइसेस कपल्ड विद हाई फाइनेंसिंग कास्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू हाउसिंग इन्वेंट्री फर्दर डैम्पेंड द डाउनस्ट्रीम डिमांड। तो इसके बाद फर्स्ट हाफ में स्टील की प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई थी और जो फाइनेंसिंग कास्ट्स हैं वो भी हाई थी हाउसिंग की, और इसके अलावा हाउसिंग इन्वेंट्री भी काफ़ी अवेलेबल थी, यानी कि बने हुए जो रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, तो लोग इतना घर वगैरह बना नहीं रहे, तो ये भी है। फिर एथिलीन में भी ये एथिलीन एक केमिकल है जिसमें ये करते हैं, तो उस पर भी डील करते हैं। द एथिलीन मार्केट एक्सपीरियंस शिफ्ट इन सेंटिमेंट्स इन अप्रैल after the bullish run since mid-January. Ethylene prices began a downward trend due to weak downstream demand. तो एथिलीन और एथिलीन डाइऑक्साइड की भी बात कर रहे हैं। एक तो एथिलीन के बारे में वो कह रहे हैं कि उसकी जो प्राइसेस हैं वो जनवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली नीचे गई हैं। फिर एथिलीन डाइऑक्साइड मार्केट प्राइस रिमेन्ड म्यूटेड एंड स्लोअर डिमांड एंड स्लाइट मूवमेंट इन सप्लाई बैलेंस VCM डिमांड। तो जो एथिलीन डाइऑक्साइड है उसकी प्राइसेस भी लोअर डिमांड की वजह से काफ़ी कम रही हैं। अच्छा, इसके बाद फिर वो कास्टिक सोडा की भी बात करते हैं, उसकी भी डिमांड कम रही, ख़ासकर एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल बहुत कम रही। इसके अलावा उसकी जो लोकल डिमांड है वो भी कम रही, क्योंकि जो टेक्सटाइल सेक्टर जो कि इसको यूज़ करता है उनकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी डाउन हुई थी, जो कि पावर प्राइसेस हैं उसकी वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से। फ्यूचर में जो ये प्रेडिक्शन अपनी बता रहे हैं कि फ्यूचर के लिए हमारी क्या है कि उसमें जो इनकी प्रेफरेंस है अभी कि वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लें, उसके अलावा नेविगेट कर लें मार्केट से जो फाइनेंशियल हार्डशिप ये फेस कर रहे हैं, जो कि इनकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड डाउन होने की वजह से और रॉ मटेरियल की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से। और उसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वेट करेंगे कि जब तक जो मार्केट्स हैं वो बेहतर नहीं होती सर्वाइव किया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आपके पास इस टाइम पे EPCL पड़ा हुआ है तो आपको इसको बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपनी प्राइस से इस टाइम पे नीचे है। और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड जो है वो एंग्रो ग्रुप की कंपनी है, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जो कि तकरीबन तमाम कंपनीज़ में ये अपने काफ़ी प्रॉफिट में जा रहा होता है। इवन ये वाली कंपनी भी बड़े अरसे से, जैसा कि आपने देखा, कि प्रॉफिट में जा रही थी। बस ये मार्केट के हालात और दूसरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इनकी सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के रॉ मटेरियल्स और उनकी डिमांड जो है एक ही टाइम पे वो सब जो हैं उनके हालात थोड़े से फेवर में नहीं रहे, तो इस वजह से ये प्रेशर में आ गई है, और जिसकी वजह से इसका प्राइस भी इस टाइम पे डाउन है। और इसमें काफ़ी चांसेस है कि आपने इस प्राइस से ज़्यादा ऊपर प्राइस पे ख़रीदा हुआ होगा इसको, तो इस टाइम पे बेचना इसको मेरे ख़्याल में एक अच्छा डिसीजन नहीं होगा। इसको रखना चाहिए, क्योंकि ये अभी अगले क्वार्टर में, उससे अगले क्वार्टर में, या फिर उससे अगले क्वार्टर में किसी ना किसी टाइम पे ये आ जाएगा प्रॉफिट में, और उसके बाद प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की जो डिमांड वगैरह है वो कम होने की वजह से, और ये मतलब PVC की डिमांड कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से और इन चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा प्रेशर में है। तो जब ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो इंशाल्लाह ये अपने दोबारा प्रॉफिट में आएगा। तो मैंने भी जो इसकी शेयर्स रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं, वो मैं बेच नहीं रहा। शुड यू बाय मोर, ये वैसे तो आपका अपना डिसीजन होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इसको अगर बाय करते रहे तो ये अभी हालात तो इसके फेवर में नहीं है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी कम प्राइस पे आया हुआ है शेयर। तो कभी ना कभी तो आगे जाके दोबारा हालात फेवर में आएंगे, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रही चाइना में, और जिसकी वजह से ये एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही इसकी प्रोडक्ट्स, और इसकी डिमांड कम हुई हुई है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होंगी, इनके केमिकल्स की भी डिमांड बेहतर होगी, फिर रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस नीचे आएंगी। तो क्योंकि ये साइकिल्स तो चलते रहते हैं हर इंडस्ट्री के साथ दुनिया में,
तो मेरे ख्याल में ये अगर अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, तो अगर आपके पास ऐसे पैसे हैं जो कि अगले 5-10 साल के लिए आप इसके अंदर टाइप करके रख सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में 1-2 साल के अंदर ही चीज़ें थोड़ी सी बेहतर कुछ ना कुछ हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास इस तरह के पैसे हैं जो कि आप कुछ अर्सा के लिए टाई करके रख सकते हैं, तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि अभी ये नेगेटिव में है ना इसका EPS वगैरह, तो तब भी इसकी प्राइस एक जगह पे आके स्टेबल हुई हुई है और सबको पता है ये नेगेटिव में जा रहा है इस टाइम पे। जब ये जैसे ही पॉजिटिव में EPS होगा तो कम अज़ कम 10 रुपये तो इसने बढ़ना ही बढ़ना है, तो अपनी 45 मिनिमम प्राइस पे आएगा। और अगर 1-2-3 क्वार्टर्स मुसलसल ये जाता है अगर प्रॉफिट में, तो फिर तो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी 90 रुपीज़ तक ऑलरेडी ये शेयर एक दफ़ा जा चुका हुआ है। मेरे ख्याल में पोटेंशियल काफ़ी है, बस हालात कुछ इसके लिए इस तरह के हो गए हैं कि सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह एक ही टाइम पे इनके वो थोड़े से फेवर में नहीं रहे उनके हालात, और उनकी प्राइसेस बढ़ की हुई हैं और इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, तो उस वजह से ये अंडर प्रेशर है। लेकिन जैसा कि मैंने ये कहा कि ये जो ग्रुप है एंग्रो वाला, ये काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं। इवन अभी भी जो इन्होंने अपने फ्यूचर गोल्स बताए हैं अपने 1-2 अगले क्वार्टर्स के लिए कि उन्होंने नेविगेट थ्रू करना है और अपने करंट प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने, तो इंशाल्लाह इनके पास होगी स्ट्रेटजी भी होगी कि किस तरह इसको प्रॉफिट में लेके जाना है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा बाय करें, हाँ ये है कि आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि एकदम से कोई स्काई रॉकेट हो जाएगी किसी वक्त इसकी प्राइस। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो फिर बेशक आप इसके अंदर ना एंटर हों, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं तो आपको इसमें एंटर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन बहुत छोटे छोटे चंक्स में, और वो भी ऐसा पैसा जो कि आप कुछ अर्सा इसके अंदर रख सकें। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ, तो माशाल्लाह से मेरी ऑडियंस भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझते हैं चीज़ों को अक्सर लोग। तो आप लोग भी जो चीज़ मैंने मिस की है इसमें वो बताएं, या आप ये बताएं कि इस EPCL के बारे में आपका क्या ख्याल है। ज़ाहिर है उससे लोगों को फ़ायदा ही होगा, मकसद तो हमारा फिर एंड में यही है। तो नीचे कमेंट्स में जो है ना ये सारी चीज़ें, अगर आप कुछ मैंने मिस कर दिया है या कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो ज़रूर ऐड करें। कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जो मुझे इसमें शामिल करना चाहिए था, तो मैं शायद एक और वीडियो बना दूँ, तो आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दें नीचे कमेंट्स में। तो बाकी मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इर्द गिर्द भी मैं आपके लिए वीडियोस को छोड़ जाऊँगा, कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि उससे आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है या आपके ट्रस्ट का टॉपिक है तो ज़रूर देखें। थैंक्स।